अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो कि हम अपनी कैपेसिटी को जांचने के लिए कर रहे होते हैं वो है लीड टाइम। हमें लीड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी एक चीज़ को बनाने में या उसको ऑर्डर करने से लेकर उसको मंगवाने तक का टाइम क्या है। लीड टाइम का मतलब ये कि लेट सपोज आप पिज़्ज़ा हट को ऑर्डर देते हैं कि आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर दे, वो कहता है हम आपको आधे घंटे में डिलीवर करेंगे, तो इट मीन्स कि वो आधे घंटे का लीड टाइम कह रहा है आपसे कि ऑर्डर देने से लेकर आपके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर होने तक का जो टाइम है वो है हाफ एन आवर। ठीक है। अब इंडस्ट्री में भी हम लीड टाइम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। याद करें कि हमने सप्लाई चेन के बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सप्लाई चेन के अंदर सप्लायर कस्टमर का रिलेशनशिप चल रहा होता है हर स्टेज के ऊपर। यानी एक कस्टमर है तो उसके पीछे वाला उसका सप्लायर होगा, सप्लायर उसको माल दे रहा होगा, कस्टमर को ऑर्डर दे रहा होगा। उल्टी बात कर लेते हैं, कस्टमर ऑर्डर दे रहा होगा और सप्लायर जो है ऑर्डर को फुलफिल कर रहा होगा। अगली स्टेज पर वही कस्टमर दूसरे के लिए सप्लायर बना हुआ होगा। अगर आपको याद हो, अपने क्लास के अंदर बहुत डिटेल में समझाया था कि सप्लायर कस्टमर जो है वो एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है सप्लाई चेन के अंदर। ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का टाइम जो है किसी एक स्टेज पर, उसको हम लीड टाइम बोल रहे होते हैं। अब जरा जल्दी से इस केस को समझते हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली डिसीजन ट्री, या इसको हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्रिटिकल लीड टाइम का एक ट्री का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट बनानी है ए, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना उसका नाम है ए। ठीक है। अच्छा, ए को बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, बी सी और डी। ये बी सी और डी जब तैयार होंगे ना तो ए असेंबल हो सकता है, या तैयार हो सकता है, या मैन्युफैक्चर हो सकता है। ए बी और सी कंपोनेंट्स अगर तैयार हैं तो ए को बनाने में टोटल टाइम जो लगेगा वो एक हफ्ता लगेगा। ठीक है। एक हफ्ता लगेगा या एक दिन लगेगा या एक घंटा लगेगा, जो भी है, वन का मतलब है कोई भी टाइम, तो मैं 1 वीक कह रहा हूँ एट द मोमेंट आपको। ठीक है। अच्छा, दोबारा गौर से सुनिएगा, ए को बनाने के लिए एक हफ्ता कब लगेगा, जब बी सी और डी तैयार मिलेंगे आपको, अवेलेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बी की। बी को बनाने के लिए टोटल लीड टाइम, यानी बनाने के लिए कह रहे हैं, इसको ऑर्डर देने का जो टाइम है, ऑर्डर देने से रिसीव करने तक का टाइम, वो टोटल टाइम है 6 वीक का। जब आप ऑर्डर दे देंगे तो 6 वीक के बाद आपके पास वो चीज़ तैयार मिलेगी या हाजिर मिलेगी। ठीक है। सी के बारे में क्या, अच्छा सी का कोई और फर्दर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे चेन खत्म हो गई। सी भी कोई कंपोनेंट होगा कंपनी के अंदर, उसको बनाने के लिए उसको ऑर्डर देने का और रिसीव करने तक का जो टाइम है, देने से लेकर रिसीव करने तक का टाइम यानी कि लीड टाइम, वो है 5 वीक। ठीक है। तो सी भी समझ में आ गया हमें, और ये भी, इसके भी आगे कोई डिपेंडेंट नहीं है। डी मगर थोड़ा डिफरेंट है। डी को बनाने के लिए टोटल वीक चाहिए, या डी को ऑर्डर देने के लिए टोटल टाइम चाहिए हमें 2 वीक्स। इसका लीड टाइम क्या है, 2 वीक्स। मगर डी का ऑर्डर उस वक्त शुरू होगा जब ई और एफ मौजूद होंगे। जब ये तैयार होंगे तो डी तैयार होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग उसी के बाद ही शुरू हो सकती है जब ई और एफ आपके पास मौजूद हों। अच्छा, ई का कोई लीड टाइम नहीं है, ई शायद रेडीली अवेलेबल चीज़ होती है, रेडीमेड कोई चीज़ होती है, इसमें कोई खास मसला नहीं है। इसका कोई लीड टाइम नहीं, यानी कि जीरो लीड टाइम है, ये अवेलेबल है। लेकिन एफ को बनाने के लिए आपको 3 हफ्ते चाहिए, या इसका लीड टाइम जो है वो 3 वीक्स है। अकॉर्डिंगली एफ उसी वक्त बन सकता है जब जी आपको तैयार मिले, जी कंपोनेंट जो भी है। तो जी कंपोनेंट जो है उसका लीड टाइम जो है वो है 6 वीक्स। यानी इस स्टोरी को थोड़ा सा आसान कर लें कि ए को बनाने के लिए ये सारे कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले जी चाहिए, जी तैयार होगा तो आपको एफ मिलेगा, एफ और ई तैयार होंगे तो डी बनेगा, डी सी और बी तैयार होंगे तभी ए बनेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बिरयानी बना रहे होते हैं, तो बिरयानी बनाने के लिए आपको पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। जैसे आपको कौरमा बनाना पड़ेगा, कौरमा बनाने के बाद साथ साथ आपको शायद कुछ प्याज, बल्कि कौरमा बनाने से पहले आपको प्याज भी लाल करनी पड़ जाए और कुछ और कंपोनेंट्स काटने पड़ जाए। तो हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जिसको हम इंडस्ट्री में जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे होते हैं। इसको हम क्रिटिकल पाथ मेथड भी बोल रहे होते हैं कि किस तरीके से एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम उसको गैन चार्ट के थ्रू बना रहे होते हैं और एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये चीज़ जो है आपके सामने नजर आ रही है कि ए कंपोनेंट बी सी डी पे डिपेंड करता है और सबकी लीड टाइम दिए हुए इन्होंने। आपसे सवाल मैं ये कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ, ये मैं समझा नहीं रहा, ये मैं आपको जूम सेशन में समझाऊंगा। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आज डे 0 है, स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, तो ए को बनाने के लिए टोटल टाइम कितना चाहिए होगा आपको। यानी आपको ये समझ में आ गया कि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स तो ये रहे और ए आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ए बनाने के लिए टोटल टाइम आपको कितना चाहिए होगा
ताकि ए प्रोड्यूस हो जाए? ये आपके लिए सवाल है, तो इसका जवाब आप मुझे जूम सॉरी वीएलई सेशन में दे रहे होंगे और उसको हम जूम सेशन में इंशाल्लाह समझ रहे होंगे। इस बात को मैं खाली कंक्लूड कर रहा हूँ फाइनली कि मास्टर प्लानर का जो रोल होता है वो एक इफेक्टिव प्लानिंग है, ताकि वो क्या क्या चीज़ें देख रहा हो, प्रोडक्शन रेट को देख रहा हो, फिर वर्क फोर्स को नजर हो कि वर्क फोर्स कितनी है उसके पास, वो कितना ओवर टाइम दे सकता है ताकि कैपेसिटी अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ा सके। अगर कोई चीज़ ओवर कैपेसिटी उसको चाहिए, अगर ओवर कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही, तो अक्सर वो लेबर को ओवर टाइम या मशीनों पे ओवर टाइम लगाकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ओवर टाइम का पता होना चाहिए कि इसके पास कितनी गुंजाइश मौजूद है ओवर टाइम देने की। मशीन कैपेसिटी का लेवल क्या है, जो अभी हमने कुछ देर पहले समझा। अगर हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी पूरी ना हो, तो हम दूसरी कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें, या हम कुछ लेबर जो है वो बाहर से कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेट में हायर कर लें। ठीक है, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, तो इसको तो हमने न्यूमेरिकल में भी देखा कि हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री कितनी है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीड टाइम्स, जो कि अभी हमने आखिर में समझने की कोशिश की, ये पता होना चाहिए। तो मास्टर प्लानर की सारी जिम्मेदारियां हैं, यानी सारी चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा प्लान कर सके। एंड फाइनली एमपीएस के बारे में कुछ खास बातें हैं जिसको हम जूम सेशन में समझेंगे, कि आखिर यानी कंक्लूडिंग स्लाइड है जिसको हम इंशाल्लाह जूम सेशन में समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एमपीएस का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है जिसको हम वीएलई के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह।